नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। गुर्जर प्रतिहार वंश। जी हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा शक्तिशाली राजवंश है जिसकी कहानियां जानते हैं अक्सर मोटी मोटी किताबों में कहीं गुम हो जाती हैं। तो आज हम सब मिलकर उसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही है, क्या यह सच में प्राचीन भारत की एक भूली बिसरी शक्ति है? सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसने सदियों तक उत्तर भारत पर राज किया हो, उसने यकीनन एक बहुत गहरी छाप छोड़ी होगी। आइए देखते हैं कि इनकी कहानी कैसे सामने आती है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है मालवा के एक बहुत ही दूरदर्शी शासक नागभट्ट प्रथम के साथ। यही वो शख्स थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी, एक ऐसा साम्राज्य जो इतिहास पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला था। लेकिन देखिए, सत्ता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। शुरू के प्रतिहार राजाओं को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नागभट्ट द्वितीय की हार, वो भी शक्तिशाली राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय के हाथों। ये कितना जबरदस्त झटका था कि ये उभरता हुआ साम्राज्य शायद वहीं खत्म हो सकता था। पर कहते हैं ना, असली ताकत तो मुश्किलों में ही पता चलती है। इन शुरुआती हार से टूटने की बजाय प्रतिहार और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरे और यही यही उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था, जहां से उनके असली उदय की शुरुआत हुई। हर राजवंश का एक सुनहरा दौर होता है ना? एक ऐसा वक्त जब वो अपनी ताकत के शिखर पर होता है। गुर्जर प्रतिहारों के लिए भी ये सच था। तो आखिर कौन था वो शासक जो इस राजवंश को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले गया? और वो थे महान मिहिर भोज। जी हां, यही वो नाम है जिन्हें इस वंश का सबसे ताकतवर और शानदार राजा माना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी को उत्तर भारत के एक बहुत ही अहम केंद्र कन्नौज में बनाया और वो विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने गर्व से आदिवरा की उपाधि भी धारण की। अच्छा, किसी भी बढ़ते हुए साम्राज्य की तरह प्रतिहारों का जो पावर सेंटर था वो एक जगह टिका नहीं रहा। ये वक्त के साथ बदलता गया, जिसका सबूत उनकी बदलती राजधानियों से मिलता है। ये बदलाव उनके फैलाव और उनकी बदलती सोच का प्रतीक थे। उनका सफर शुरू हुआ भीनमाल से, फिर वे उज्जैन गए और आखिरकार मिहिर भोज के राज में वे उस जमाने के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शहर कन्नौज में स्थापित हुए। इससे हमें एक साम्राज्य के विकास की पूरी तस्वीर साफ साफ दिखती है। कभी कभी किसी सभ्यता की असली तस्वीर कोई बाहरी शख्स ज्यादा अच्छे से देख पाता है। प्रतिहारों के मामले में भी हमारे पास एक ऐसे ही विदेशी यात्री का बड़ा मजेदार ब्यौरा है जो उनके सुनहरे दिनों में भारत आया था। उसका नाम था सुलेमान। ये एक अरब यात्री था जिसकी प्रतिहार राजा वत्सराज के समय में की गई यात्रा ने हमें उस दौर की ताकत और अमीरी की बहुत कीमती झलकियां दी हैं। उसके लिखे हुए नोट्स आज भी एक जरूरी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। लेकिन प्रतिहार सिर्फ महान योद्धा ही नहीं थे। नहीं, उनका शासनकाल कला और संस्कृति का भी एक सुनहरा दौर था। जरा सोचिए, उनके दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों की मौजूदगी से गुलजार रहते होंगे, जिन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है राजशेखर, एक महान कवि और नाटककार जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार की शान थे। उनकी शानदार रचनाएं हमें उस युग की साहित्यिक समृद्धि की याद दिलाती हैं। मतलब ये साफ है कि ये साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी बनाया गया था। लेकिन जैसा कि सभी महान साम्राज्यों के साथ होता है, सूरज को आखिरकार ढलना ही था। कई सौ सालों तक राज करने के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का भी पतन शुरू हो गया। अंदरूनी झगड़े और बाहरी हमलों ने मिलकर इस महान शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया और फिर साल 1036 में पर्दा गिर गया। इस वंश के आखिरी शासक यशपाल के साथ ही उत्तर भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया। एक वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का अंत है कि आज की जो दिल्ली है, जिसे हम सब जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कहानी एक ऐसे राजवंश से शुरू होती है जिसने करीब 400 सालों तक इस जमीन पर राज किया। चलिए आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और दिल्ली के संस्थापकों यानी तोमर राजवंश की विरासत को समझते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारे आज के सफर का एक तरह से रोड मैप है।
हम 8वीं सदी से शुरू करेंगे, जब तोमरों ने इस इलाके में अपनी सत्ता जमाई। फिर हम देखेंगे कि कैसे अनंगपाल प्रथम और द्वितीय ने अपना जरूरी योगदान दिया, और आखिर में 12वीं सदी में चौहानों के आने के साथ इस दौर का अंत कैसे हुआ। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर कौन थे ये तोमर, भारत के किस हिस्से से आए थे और इनका राज कब से कब तक रहा? आइए जानते हैं। तो देखिए, इनका साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आज के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों तक फैला हुआ था। मतलब करीब 400 साल का इतना लंबा शासन ये बताता है कि वो कोई छोटी मोटी लोकल पावर नहीं थे, बल्कि एक बड़ी रीजनल ताकत थे। अब हर बड़े साम्राज्य की कहानी एक दूरदर्शी शासक से ही तो शुरू होती है। तो अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने दिल्ली की पहली ईंट रखी थी, अनंगपाल प्रथम। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कई शिलालेख और पुराने ग्रंथ इस बात को कंफर्म करते हैं कि अनंगपाल तोमर प्रथम ही वो राजा थे जिन्हें दिल्ली का फाउंडर कहा जा सकता है। सोचिए, यहीं से एक छोटे से शहर के एक महान राजधानी बनने का सफर शुरू हुआ था। ये नाम दी हिलिका कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये हमें याद दिलाता है कि आज की जो ये विशाल दिल्ली है, इसकी जड़ें एक बहुत पुराने शहर में हैं, जिसका सपना अनंगपाल प्रथम ने देखा था। समझिए, ये शहर की पहचान की पहली कड़ी थी। तो कहानी में अब एंट्री होती है एक और बहुत ही अहम किरदार की, जिन्होंने फाउंडर के विजन को आगे बढ़ाया, अनंगपाल द्वितीय। मतलब अगर पहले वाले ने नींव रखी तो दूसरे ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी जो सदियों तक टिकी रहे। अनंगपाल द्वितीय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था लाल कोट का निर्माण। और ये सिर्फ कोई किला नहीं था, ये था दिल्ली का पहला डिफेंस सिस्टम, पहला रक्षा कवच। इसी किले ने शहर को बाहरी हमलों से बचाया और दिल्ली को एक जरूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर के तौर पे स्थापित किया। ये स्लाइड देखिए, कितनी अच्छी तरह से दोनों राजाओं के काम के फर्क को समझाती है। एक थे संस्थापक, मतलब जिन्होंने एक आइडिया को हकीकत बनाया, और दूसरे थे निर्माता, जिन्होंने उस आइडिया को ताकत और सुरक्षा दी। देखा जाए तो दिल्ली के भविष्य के लिए दोनों का ही रोल बहुत बहुत जरूरी था। लेकिन देखिए, इतिहास का यही नियम है, कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। तो 400 साल के शानदार राज के बाद अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां दिल्ली में तोमर वंश का चैप्टर क्लोज होने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि 400 साल तक राज करने वाले इस मजबूत राजवंश का पतन आखिर हुआ कैसे? और इसका जवाब है एक नई ताकत का उभरना। 12वीं सदी आते आते चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और फिर उन्होंने दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे 400 साल पुराने तोमर शासन का अंत हो गया। और यहीं से दिल्ली के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट से समेटते हैं। तोमर वंश लगभग 400 साल तक राज किया। इस दौरान अनंगपाल प्रथम ने दिहलिका के नाम से दिल्ली की नींव रखी। उनके बाद आए अनंगपाल द्वितीय, जिन्होंने लाल कोट बनाकर इसे मजबूत किया। और आखिर में 12वीं सदी में चौहानों के आने के साथ ही उनका शासन खत्म हो गया। यही वो विरासत है जो तोमर दिल्ली के लिए छोड़कर गए। एक राजवंश की बात करने वाले हैं, गहड़वाल राजवंश, और समझेंगे उनके उठने और गिरने की पूरी कहानी। क्या ये बात पता है कि एक जमाने में पवित्र शहर वाराणसी से भी एक शक्तिशाली राजवंश राज करता था? चलिए आज इसी राजवंश यानी गहड़वालों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने उत्तर भारत के इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। चलिए सबसे पहले कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, एक राजवंश का उदय, और ये जानते हैं कि गहड़वाल शक्ति की नींव आखिर रखी कहाँ और कैसे गई। इस राजवंश की नींव रखी थी चंद्रदेव ने। सोचिए, 11वीं सदी का अंत था, उत्तर भारत में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। ऐसे में चंद्रदेव ने न सिर्फ एक नए वंश की स्थापना की, बल्कि उन्होंने अपनी राजधानी के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और पवित्र जगह चुनी, वाराणसी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उनकी ताकत और लेजिटिमेसी का प्रतीक बन गया। देखिए, हर राजवंश के इतिहास में एक गोल्डन पीरियड आता है ना? गहड़वालों के लिए वो शिखर, वो सुनहरा दौर आया गोविंद चंद्र के शासनकाल में। उनका दौर सिर्फ लड़ाइयों और जीतों का नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति के लिहाज से भी एक शानदार वक्त था। गोविंद चंद्र को बिना किसी शक के इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है।
उनके नेतृत्व में गहड़वाल साम्राज्य सिर्फ अपनी सीमाओं में ही नहीं फैला, बल्कि आर्ट और लिटरेचर को भी इतना बढ़ावा मिला कि उसका असर दूर दूर तक फैल गया। तो आखिर कैसा था गोविंद चंद्र का वो सुनहरा दौर? असल में ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, उनका जबरदस्त शासन, जिससे पूरे राज्य में स्टेबिलिटी आई। दूसरा, ज्ञान। उनके मंत्री थे लक्ष्मीधर, एक बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने कृत्यकल्पतरु जैसा विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन और समाज के बारे में सब कुछ था। और तीसरा था कल्चर। उनकी रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक भव्य बौद्ध विहार बनवाया, जो उस दौर की धार्मिक सहनशीलता का एक बड़ा प्रतीक था। तो ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं था, बल्कि एक पूरा कल्चरल रिवाइवल था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान भी आती है, और शक्ति के शिखर पर पहुंचने के बाद गढ़वाल वंश का पतन भी उतना ही तेज और ड्रामेटिक था। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस वंश के आखिरी शासक से। इस वंश का आखिरी राजा जयचंद, एक ऐसा नाम जो आज भी भारतीय इतिहास में कितनी बहसों का हिस्सा है। उन्हीं के राज में वो सब हुआ जिसके चलते ये इतना बड़ा और शक्तिशाली राजवंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गढ़वाल वंश के पतन की जड़ें, दिलचस्प बात है कि एक पर्सनल टकराव में थी। कहानी ये है कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता को उनके स्वयंवर से ही उठा लिया था। अब सोचिए, ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये उस वक्त के उत्तर भारत के 2 सबसे शक्तिशाली राजाओं के बीच दुश्मनी की आग बन गया, और इसी आग ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। और यही पर्सनल दुश्मनी बहुत जल्द एक बहुत बड़े ऐतिहासिक टकराव में बदल गई। इसका नतीजा इतना गंभीर हुआ कि इसने सिर्फ एक राजवंश का नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत कर दिया। इस वंश का अंत न बहुत तेजी से हुआ। देखिए, पहले संयोगिता के स्वयंवर ने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी की चिंगारी भड़काई, और फिर ठीक इसके बाद 1194 एडी में हुई चंदावर की लड़ाई। ये एक डिसाइसिव बैटल थी। इस जंग में जयचंद का सामना हुआ मोहम्मद गौरी की हमलावर सेना से, और बस इस जंग में जयचंद की हार और मौत के साथ ही गढ़वाल राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजवंश हुए हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसे राजवंश के बारे में सोचा है जो सिर्फ 1 साल के अंदर अपने चरम से जमीन पर आ गया? आज हम बात करेंगे चाहमान वंश की, जिन्हें हम सब चौहान वंश के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी है जबरदस्त शक्ति की, एक कमाल की संस्कृति की, और एक ऐसे नाटकीय अंत की जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शानदार जीत सिर्फ 1 साल के अंदर एक पूरे साम्राज्य के अंत का कारण बन गई? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की चाबी है। चलिए मिलकर इसे खोजते हैं। उस नाटकीय अंत को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हर महान राजवंश की तरह चामाहानों की जड़ें भी इतिहास में बहुत गहरी थी। तो आइए देखते हैं कि इस वंश का उदय आखिर हुआ कैसे। तो इस महान वंश की नींव रखी थी वासुदेव ने, और उनकी पहली राजधानी बनी अहिछत्र, जो उनके बढ़ते हुए प्रभाव का सेंटर थी। यहीं से समझिए, एक ऐसे साम्राज्य का बीज बोया गया जो सदियों तक उत्तर भारत पर राज करने वाला था। लेकिन इस वंश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब शासक अजयराज द्वितीय ने एक नए शहर की स्थापना की, अजमेर, और उसे अपनी नई राजधानी बनाना एक बहुत ही दूर की सोच वाला और रणनीतिक फैसला था। इस एक कदम ने चाहमान शक्ति को एक सुरक्षित और स्थायी केंद्र दे दिया, जो आने वाली कई सदियों तक कायम रहा। अपनी नींव मजबूत करने के बाद चाहमान वंश अपने शिखर पर पहुंचा। ये वो दौर था जब उनकी तलवारों की गूंज तो थी ही, पर साथ साथ कला और साहित्य की भी खूब चर्चा होती थी। सही मायनों में ये उनका स्वर्ण युग था। और इस स्वर्ण युग के सबसे चमकते सितारे थे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें वीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। वो एक महान योद्धा तो थे ही, पर उनकी पहचान सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। वो कला और साहित्य के भी उतने ही बड़े संरक्षक थे। उनके शासनकाल की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? शक्ति और कला का ये संतुलन। एक तरफ वो अपने वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे, तो दूसरी तरफ वो खुद हरिकेली जैसा संस्कृत नाटक लिखने वाले एक कुशल लेखक भी थे, और उनके दरबार में सोमदेव जैसे कवि ललित विग्रहराज की रचना कर रहे थे। कमाल का दौर था।
विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक विद्यालय भी बनवाया था। और ये बात कितनी शानदार है कि इतिहास कैसे परतों में मौजूद है। बाद में इसी इमारत को 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद में बदल दिया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। लेकिन हर सुनहरे दौर के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और दुर्भाग्य से अंतिम महान शासक की ओर बढ़ते हैं। यहीं से कहानी उस नाटकीय अंत की ओर जाएगी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। उनके राजकवि थे चंदबरदाई, जिनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण करवाकर वास्तुकला में भी अपना योगदान दिया। और अब हम कहानी के उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जिसने चाहमान वंश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तराइन का मैदान, जहां 2 युद्ध लड़े गए और जिनके नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। जरा इन 2 सालों पर ध्यान दीजिए, 1191 और 1192। सिर्फ 1 साल का अंतर, लेकिन इस 1 साल में उत्तर भारत का इतिहास पूरी तरह से पलट गया। तो देखिए ये नाटकीय बदलाव। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की सेना ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। ये एक शानदार जीत थी। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी मैदान पर कहानी पूरी तरह पलट गई। इस बार मोहम्मद गोरी बेहतर तैयारी और एक नई रणनीति के साथ लौटा और पृथ्वीराज तृतीय की निर्णायक हार हुई। सिर्फ 1 साल। जी हाँ, यही हमारे शुरुआती सवाल का वो चौंकाने वाला जवाब है। सिर्फ 1 साल के अंदर एक गौरवशाली जीत एक विनाशकारी हार में बदल गई और इसके साथ ही एक शक्तिशाली राजवंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो अगर हम चाहमान वंश के पूरे सफर को देखें तो ये 3 मुख्य चरणों में सिमट जाता है। वासुदेव द्वारा स्थापना, विग्रहराज चतुर्थ के समय में शक्ति और संस्कृति का शिखर और पृथ्वीराज तृतीय के साथ पतन। कभी सोचा है एक ऐसे राजा के बारे में जिसकी तलवार जितनी धारदार थी उतनी ही तेज उसकी कलम भी चलती थी? मतलब एक ऐसा शासक जिसने सिर्फ किले नहीं बनवाए बल्कि ज्ञान के मंदिर भी खड़े किए। आज हम भारतीय इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही कह सकते हैं अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं, और ये कहानी है राजा भोज की। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा शासक था जिसे कविराज यानी कवियों के राजा का टाइटल मिला था? और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर तक ले जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से, जो हमें ले जाती हैं मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश परमार वंश तक। और ये सिर्फ एक डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि ये वो नींव थी जिस पर कला, साहित्य और विज्ञान का एक पूरा सुनहरा साम्राज्य खड़ा हुआ था। देखिए, इस वंश की नींव रखी थी उपेंद्र राज ने, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया धारानगरी को। वही धारानगरी जिसे पहले उज्जैन के नाम से भी जाना जाता था। और शायद उस वक्त उन्हें भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि यही शहर आगे चलकर ज्ञान और संस्कृति का इतना बड़ा सेंटर बनने वाला है। और अब एंट्री होती है इस कहानी के असली हीरो की, एक ऐसा राजा जो सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त बुद्धि और कला के लिए मशहूर हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा भोज की। इसमें कोई शक नहीं कि राजा भोज परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी असली पावर उनकी तलवार में नहीं, उनकी सोच में थी। उनका साम्राज्य सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर नहीं था, बल्कि वो तो ज्ञान और कला के क्षेत्र में भी दूर दूर तक फैला हुआ था। आप जरा देखिए कि राजा भोज कितने मल्टी टैलेंटेड थे। वो एक ही वक्त में मेडिसिन, मैथ्स और ग्रामर के एक्सपर्ट थे। एक महान बिल्डर थे जिन्होंने नए नए शहर बसाए, एक बेहतरीन लेखक थे, और इन्हीं सब कमाल के गुणों की वजह से उन्हें वो खास टाइटल मिला, कविराज। तो ये कविराज का मतलब क्या है आखिर? इसका सीधा सा मतलब है कवियों का राजा या किंग अमंग पोएट्स। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी लिटरेरी और स्कॉलरली एबिलिटीज, मतलब उनकी साहित्यिक प्रतिभा और ज्ञान का सम्मान था। और सच कहें तो यही सम्मान उन्हें इतिहास के बाकी राजाओं से एकदम अलग बनाता है। चलिए अब हम राजा भोज के शासनकाल के उस गोल्डन पीरियड में चलते हैं। एक ऐसा दौर जब ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना माना जाता था और पत्थर भी मानो कहानियां कहते थे।
ये वो दौर था जो इंटेलेक्चुअल और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स यानी बौद्धिक और वास्तुशिल्प की शानदार उपलब्धियों से जगमगा रहा था। उनकी प्रतिभा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है उनका ग्रंथ युक्ति कल्पतरु। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर पर लिखी कोई आम किताब नहीं थी। सोचकर देखिए, इसमें उस दौर के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी पूरा ब्यौरा था। ये उनकी गहरी वैज्ञानिक समझ का एक जीता जागता सबूत है ना कमाल? लेकिन राजा भोज की विरासत सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, वो तो पत्थरों में भी आज तक जिंदा है। उन्होंने अपने ही नाम पर भोज पर शहर बसाया, उस जमाने की इंजीनियरिंग के लिए एक मिसाल कायम करते हुए एक बहुत बड़ी भोजपुर झील बनवाई, और तो और चित्तौड़ में शानदार त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये सारी चीजें आज भी उनके विजन की कहानी सुनाती हैं। अब देखिए, किसी भी महान राजा की कहानी उसकी राजधानी के जिक्र के बिना तो अधूरी है। तो चलिए अब चलते हैं धारानगरी, वो शहर जो राजा भोज के समय में नॉलेज का, ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था। राजा भोज के राज में धारानगरी सिर्फ एक कैपिटल नहीं रह गई थी, ये ज्ञान और विद्वानों का सबसे बड़ा हब बन चुकी थी। यहाँ दूर दूर से स्कॉलर्स ऐसे खिंचे चले आते थे जैसे मधुमक्खियां शहद की तरफ आती हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था? उनकी राजधानी में बना सरस्वती मंदिर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी। इसी कैंपस के अंदर एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी। जरा सोचिए, ज्ञान और आस्था का इतना गजब का संगम कितना रेयर होता है। परमारों के राज में लिटरेचर यानी साहित्य भी खूब फला फूला। स्क्रीन पर देखिए, उस दौर के कुछ महान ग्रंथ यहाँ लिखे हैं। श्रीहर्ष का नैषधीय चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित और धनंजय का दशरूपक। ये नाम ही उस समय के रिच इंटेलेक्चुअल माहौल की गवाही देते हैं। लेकिन देखिए, इतिहास का एक नियम है, हर उरूज के बाद ज़वाल आता है, मतलब हर ऊंचाई के बाद ढलान भी आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महान राजवंश का अंत कैसे हुआ और ज्ञान का ये सुनहरा दौर कैसे खत्म हो गया। तो देखिए, पावर शिफ्ट कुछ इस तरह से हुआ। परमार वंश के बाद मालवा पर तोमर वंश का शासन आया, और उनके बाद चाहमान वंश का, और फिर आखिर में साल 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खां और उलूग खां ने मालवा को जीत लिया। और बस इसी के साथ परमार वंश का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। खजुराहो के मंदिर, इनका नाम सुनते ही एक शानदार तस्वीर जहन में आती है ना? पर सवाल यह है कि इन्हें बनवाया किसने? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और कहानी सुनेंगे उस जबरदस्त राजवंश की, चंदेल वंश की, जिसने इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो सीधा सवाल यही है, खजुराहो के इन बेमिसाल मंदिरों के पीछे कौन था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। मिलते हैं उन राजाओं से जिन्होंने पत्थर में जान फूंककर इन अजूबों को खड़ा कर दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है चंदेलों के उदय से। जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, एक बड़ा साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य, अब बिखर रहा है, और इसी उथल पुथल के बीच भारत के नक्शे पर एक नई ताकत उभर कर सामने आ रही है। और ये नई ताकत कहाँ उभर रही थी? एक इलाके में जिसका पुराना नाम था जेजाक भुक्ति। जी हाँ, वही इलाका जिसे आज हम सब बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। यहीं इसी जमीन पर चंदेलों ने अपनी जड़ें मजबूत की और एक बड़े साम्राज्य की बुनियाद रखी। और देखिए, चंदेलों का राज कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। सोचिए, 831 सीई में नन्नुक ने इस वंश की शुरुआत की, और यह सिलसिला चलता रहा 1202 सीई तक, मतलब करीब करीब 400 साल। ये बहुत लंबा वक्त होता है। अब देखिए, हर बड़ी सल्तनत में एक ऐसा राजा जरूर आता है जो पूरी कहानी ही बदल देता है। चंदेलों के लिए वो राजा थे यशोवर्मन, उनके पहले महान प्रतापी राजा। यशोवर्मन कोई मामूली राजा नहीं थे, वो एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने उस वक्त के ताकतवर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पर यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक कल्चरल विक्ट्री भी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ भगवान विष्णु की एक बेहद पवित्र मूर्ति अपनी राजधानी खजुराहो ले आए। और फिर साल आया 954 सीई। यशोवर्मन ने उसी पवित्र मूर्ति के लिए एक ऐसा शानदार मंदिर बनवाया जिसकी मिसाल दी जाती है। आज हम उस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहीं से चंदेल आर्किटेक्चर के उस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। तो यशोवर्मन ने तो एक मजबूत नींव डाल दी थी,
लेकिन इस वंश का जो गोल्डन पीरियड था वो आया दो और महान राजाओं के दौर में, धंग और विद्याधर। इनके राज में चंदेल साम्राज्य अपनी ताकत और कला दोनों के शिखर पर पहुंच गया। राजा धंग की बात करें तो वो एक मास्टर बिल्डर थे। जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, एक से बढ़कर एक मंदिर बनवाए उन्होंने। और एक बड़ा काम किया, राजधानी को कालिंजर से खजुराहो ले आए। और फिर 999 सीई में उन्होंने उस मंदिर की नींव रखी जो आज खजुराहो की पहचान है, कंदरिया महादेव मंदिर। पता है, राजा धंग का जीवन तो शानदार था ही, उनका अंत भी उतना ही यादगार था। जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो गंगा यमुना के पवित्र संगम पर गए और कहते हैं कि वहीं शिव की पूजा करते करते उन्होंने देह त्याग दी। ये बताता है कि उनकी आस्था कितनी गहरी थी। धंग के बाद आए विद्याधर, और इन्हें शायद चंदेलों का सबसे ताकतवर राजा माना जा सकता है। ये एक लाइन उनके बारे में सब कुछ बता देती है। विद्याधर वो अकेले भारतीय राजा थे जिन्होंने महमूद गजनी के इरादों को कामयाबी से रोका। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात थी। और विद्याधर का गुस्सा सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर नहीं था। जब कन्नौज के राजा राज्यपाल ने महमूद गजनी के आगे बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया तो विद्याधर को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने इसे कायरता माना और उसे सजाए मौत दे दी। तो इन सब महान राजाओं ने आखिर पीछे छोड़ा क्या? चलिए अब बात करते हैं चंदेलों की उस विरासत की जो आज भी हमारे सामने खड़ी है। जी हां, खजुराहो के मंदिरों की। इन मंदिरों का एक खास स्टाइल है, पंचायतन शैली। इसमें होता क्या है, बीच में एक मेन मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर। लक्ष्मण मंदिर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप देखेंगे कि इसमें अर्धमंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप, इनकी छतें एक के ऊपर एक उठती हुई शिखर तक जाती हैं। क्या कमाल का डिजाइन है यार। और हां, खजुराहो की बात हो और दीवारों पर बनी मूर्तियों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इन दीवारों पर देवी देवता हैं और साथ ही वो हैरान कर देने वाली कामुक मूर्तियां भी हैं। सच तो ये है कि इसी कलाकारी ने, इसी बेबाकी ने खजुराहो को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी का एक अंत होता है। तो अब चलते हैं चंदेल वंश के आखिरी चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि आखिर इस महान शक्ति का पतन हुआ कैसे। चंदेलों के पतन की कहानी में 2 नाम हमेशा याद रखे जाते हैं, आल्हा और उदल। ये दोनों आखिरी बड़े चंदेल राजा परमर्दी देव के सबसे बहादुर जनरल थे। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जंग में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनकी कहानियां आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में जिंदा हैं। जरा इस बदलाव को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ थे विद्याधर, जिन्होंने महमूद गजनी जैसे हमलावर को रोक दिया था, और फिर लगभग 200 साल बाद आए परमर्दी देव, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने हार मान ली। कहाँ वो स्वाभिमान और कहाँ ये समर्पण। और कहानी का अंत तो और भी दुखद है। सरेंडर करने के बाद राजा परमर्दी देव को उनके ही एक मंत्री अजय देव ने मार डाला। क्यों? क्योंकि मंत्री को लगा कि ये एक धोखा है, एक विश्वासघात। और बस इसी के साथ चंदेलों की आजाद हुकूमत का हमेशा के लिए अंत हो गया। नमस्कार, चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं उस राजवंश के बारे में जिसने गुजरात को उसका स्वर्ण युग दिया, यानी कि सोलंकी वंश। तो ये कहानी है शक्ति की, आस्था की और एक ऐसी विरासत की जिसे पत्थरों पर उकेरा गया। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो राजा जिन्होंने न सिर्फ एक मजबूत सल्तनत बनाई, बल्कि अपनी छाप, अपनी विरासत शानदार मंदिरों और इमारतों की शक्ल में हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों पर छोड़ दी। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और सोलंकी वंश की कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत ही मजबूत नींव के साथ। इस वंश का आगाज होता है मूल राज प्रथम के साथ। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई अनहिलवाड़ को, और देखिए वो शैव धर्म को बहुत मानते थे, और इसी गहरी आस्था के साथ उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने आने वाली कई सदियों तक गुजरात की किस्मत को एक नई शक्ल दी। लेकिन देखिए, इस नए साम्राज्य का सफर फूलों की सेज नहीं था। भीम प्रथम के दौर में इस राजवंश को अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा। ये चुनौती थी महमूद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर वो हमला, वो विनाशकारी हमला। ये एक ऐसी घटना है जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है, और सोलंकी वंश के लिए भी चुनौतियों के इस दौर के बाद जो समय आया वो उनका स्वर्ण युग लेकर आया। देखिए,
हर डायनेस्टी में एक ऐसा राजा जरूर होता है जो उसे बुलंदियों पर पहुंचा देता है। सोलंकी वंश के लिए वो नाम था जयसिंह सिद्धराज। उन्हीं की लीडरशिप में गुजरात ने अपने गोल्डन एज, अपने स्वर्ण युग में कदम रखा। एक ऐसा दौर जो ताकत और खुशहाली दोनों का प्रतीक था। पर सिद्धराज की महानता सिर्फ जंग के मैदानों तक ही नहीं थी। नहीं, वो कला और इल्म के भी बहुत बड़े कद्रदान थे। सोचिए, उनके दरबार में हेमचंद्र जैसे मशहूर जैन स्कॉलर, मतलब बड़े बड़े बुद्धिजीवी मौजूद थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए माउंट आबू पर हाथियों पर बैठी उनकी विशाल मूर्तियां भी बनवाईं। ये अपने वंश के लिए उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। देखिए, सल्तनतें तो आती जाती रहती हैं, पर कला वो हमेशा जिंदा रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं सोलंकी वंश की उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। सोलंकी दौर के आर्किटेक्चर की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इसे सिर्फ राजाओं ने ही नहीं बनवाया। इसका सबसे शानदार उदाहरण है माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसे बनवाया था भीम प्रथम के एक सामंत विमल ने। मतलब, इससे पता चलता है कि कला को लेकर जो जुनून था वो पूरे राजपाट में फैला हुआ था। और उनकी कारीगरी का एक और नायाब नमूना वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर। क्या कमाल की बनावट है! ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और इसे भी सोलंकी राजाओं के दौर में ही बनाया गया था। आज भी ये उनकी इंजीनियरिंग और कला की समझ का जीता जागता सबूत है। और अब देखते हैं कि उस सबसे ताकतवर राजा ने अपनी क्या छाप छोड़ी। सिद्धपुर का शानदार रुद्र महालय मंदिर, इसे खुद जयसिंह सिद्धराज ने बनवाया था। ये मंदिर एक ही साथ उनकी ताकत और उनकी भक्ति दोनों को दिखाता है। पर जैसा कि होता है, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। सोलंकी वंश के साथ भी यही हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सत्ता का ये पहिया घूमा कैसे। हर दौर का एक अंत होता है। सोलंकी वंश का राज खत्म हुआ भीम द्वितीय के साथ, जो इस महान वंश के आखिरी शासक साबित हुए। तो सवाल ये है कि सत्ता बदली कैसे? हुआ ये कि जैसे जैसे भीम द्वितीय का शासन कमजोर पड़ता गया, उनके एक सामंत थे लवण प्रसाद, वो ताकतवर होते चले गए। और बस इसी पावर शिफ्ट ने गुजरात में एक नए वंश, बघेल वंश की बुनियाद रख दी। अब ये कहानी अपने आखिरी और बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंची है। एक ऐसा मोड़ जो सोलंकी वंश के बाद आने वालों को भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट से जोड़ता है। तो एक बार फिर से देखें, मूलराज प्रथम ने वंश की नींव रखी, भीम प्रथम ने मुश्किलों का सामना किया, जय सिंह सिद्धराज उसे ऊंचाइयों पर ले गए और भीम द्वितीय के साथ इस सफर का अंत हुआ। ये थी इस पूरी यात्रा की एक छोटी सी झलक। तो सोलंकी वंश की विरासत को आगे बढ़ाया बघेल वंश ने, और इसी बघेल वंश के कर्ण द्वितीय को गुजरात का आखिरी हिंदू शासक माना जाता है। और उनके राज का अंत हुआ एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक टक्कर के साथ। उनका सामना हुआ दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी की ताकतवर फौजों से, और इस लड़ाई के साथ ही न सिर्फ बघेल वंश का बल्कि गुजरात में हिंदू शासन के एक बहुत लंबे दौर का भी अंत हो गया। यह है मध्यकालीन भारत के एक ऐसे राजवंश की जो लड़ाई और कला दोनों में ही माहिर था, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में कहीं दब सा गया। आज हम कलचुरी राजवंश की उसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब भारत से सोने के सिक्के लगभग गायब हो गए थे। अर्थव्यवस्था की हालत कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी। फिर एक राजवंश आता है और इस सुनहरी परंपरा को दोबारा जिंदा कर देता है। कोई अंदाजा है कि वो कौन थे? जी हाँ, इसका जवाब है त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश। ये वो ताकत थी जिसने न सिर्फ अपनी तलवार के दम पर राज किया, बल्कि सोने के सिक्के वापस लाकर देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई जान दी। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं कि इस शक्तिशाली राजवंश की नींव आखिर किसने और कहाँ रखी थी। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है। कलचुरी वंश की कहानी शुरू होती है कोकल से। उन्होंने आज के जबलपुर के पास त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया और एक नए युग की शुरुआत की। ठीक है, नींव तो रख दी गई, पर सिर्फ एक मजबूत नींव ही तो काफी नहीं होती, है ना? अब देखते हैं कि कैसे एक शासक ने इस राजवंश को सचमुच एक पावर हाउस बना दिया। और वो शासक थे गांगेय देव।
ये वो राजा थे जिन्होंने कलचुरी राजवंश को एक छोटी सी क्षेत्रीय ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा बनाया। उनकी सोच सिर्फ साम्राज्य फैलाने तक ही सीमित नहीं थी। उनकी एम्बिशंस का अंदाजा आप उनकी उपाधि से लगा सकते हैं, विक्रमादित्य। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये भारत के सबसे महान सम्राटों की विरासत पर एक दावा था। ये उपाधि अपनाकर उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया था। लेकिन गांगेय देव का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी काम था अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। उन्होंने सोने के सिक्के दोबारा शुरू किए। ये सिर्फ करेंसी नहीं थी, ये स्थिरता का, समृद्धि का और कल्चुरी पावर का एक सिंबल था। इसने व्यापार और कला दोनों को ही एक नया जीवन दिया। तो गांगेय देव ने स्टेज तो तैयार कर दिया था, लेकिन अब वक्त था इस राजवंश के सबसे बड़े सितारे के चमकने का। ये हैं कर्णदेव, गांगेय देव के बेटे और उनके उत्तराधिकारी। अगर पिता ने नींव रखी तो बेटे ने उस पर एक ऐसा आलीशान साम्राज्य खड़ा किया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत उनका खिताब था त्रिकलिंगाधिपति। इसका मतलब था 3 कलिंगों का स्वामी। ये एक तरह से आज के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से पर उनके कंट्रोल का ऐलान था। और हाँ, ये उपाधि सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। कलिंग पर उनकी जीत ने न सिर्फ उनके साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि पूर्वी भारत के जो जरूरी व्यापारिक रास्ते थे उन पर भी उनका कंट्रोल हो गया। इससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। तो क्या कलचुरी सिर्फ योद्धा ही थे? क्या वे सिर्फ लड़ना जीतना ही जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए उनके दरबार की सांस्कृतिक दुनिया में एक झांकी लेते हैं। कलचुरी दरबार सिर्फ युद्ध की रणनीतियां बनाने का सेंटर नहीं था, ये कवियों, कलाकारों और बड़े बड़े विद्वानों का भी गढ़ था। यहाँ कला और साहित्य को भी उतनी ही इज्जत मिलती थी जितनी कि एक बड़ी सैन्य जीत को। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ कौन है? मशहूर कवि राजशेखर। वो कलचुरी दरबार की ही शोभा बढ़ाते थे। उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये राजवंश सिर्फ तलवार की ही नहीं बल्कि कलम की ताकत को भी बहुत अच्छे से समझता था। तो देखिए ये कितनी दिलचस्प जोड़ी है। एक तरफ पिता ने अर्थव्यवस्था को सोने से मजबूत किया, तो दूसरी तरफ बेटे ने तलवार से साम्राज्य को और बड़ा बनाया। गांगेय देव और कर्णदेव, इन दोनों ने मिलकर कलचुरी वंश को इतिहास में अमर कर दिया। तो कुल मिलाकर कलचुरियों की विरासत क्या है? इकोनॉमिक शक्ति, सैन्य ताकत और सांस्कृतिक समृद्धि। मतलब पैसा, पावर और कल्चर, इन तीनों का जो संतुलन था वही उन्हें मध्यकालीन भारत की एक ऐसी शक्ति बनाता है जिसे भूलना मुश्किल है। कहानी में उतरते हैं जिसने अपनी हिम्मत और विरासत से एक पूरे इलाके को एक नई पहचान दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश की पहचान की जड़ें ना एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में है, सूर्यवंशी। इसका मतलब है सूर्य के वंशज। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी दिव्य उत्पत्ति का दावा था। मतलब वो कहते थे कि हम सीधे सूर्यदेव के वंशज से हैं, जो उनके शासन को एक अलग ही गौरव और वैधता देता था। तो सवाल ये है कि इन सूर्यवंशी शासकों का साम्राज्य आखिर था कहाँ? आइए जरा करीब से देखते हैं कि उनके शासन का केंद्र कहाँ था और उनकी शक्ति का गढ़ क्या था। सिसोदिया राजवंश ने मेवाड़ के एक बहुत बड़े राज्य पर शासन किया और उनकी राजधानी वो थी शक्तिशाली चित्तौड़। देखिए, चित्तौड़ का किला सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वो उनकी ताकत, उनके सम्मान और उनके स्वाभिमान का एक जीता जागता प्रतीक था। लेकिन देखिए, इतिहास का सफर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिसोदिया वंश के लिए भी एक ऐसा दौर आया जब उनकी सत्ता को चुनौती मिली और उन्हें अपने वजूद के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा। स्क्रीन पर सिर्फ एक साल लिखा है, 1326 यानी 1326। ये तारीख अपने आप में एक पहेली जैसी है। आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ था जो मेवाड़ के इतिहास के लिए इतना जरूरी बन गया? और जवाब है, साल 1326 में राणा हमीर सिंह ने इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। उन्होंने खिलजी शासकों को हराकर चित्तौड़ पर फिर से कब्जा किया और सिसोदिया वंश की सत्ता को दोबारा स्थापित किया। ये सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, ये एक राजवंश के खोए हुए गौरव को वापस पाने का ऐलान था। राणा हमीर की जबरदस्त जीत ने एक महान परंपरा की नींव रखी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि इस वंश के वो कौन से बड़े शासक थे जिन्होंने इस विरासत को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। इस लिस्ट में हम उन महान शासकों को देखते हैं जिन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। राणा हम्मीर, जिन्होंने वंश को फिर से खड़ा किया। राणा कुंभा, जो एक महान निर्माता थे। राणा सांगा, एक ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और हाँ, महाराणा प्रताप, जो स्वाभिमान का दूसरा नाम बन गए। हर एक नाम अपने आप में बहादुरी की एक पूरी कहानी है। हर महान शासक अपने पीछे एक खास विरासत छोड़कर जाता है। अब हम इस लिस्ट में से 2 सबसे बड़े शासकों की कुछ ठोस उपलब्धियों पर गौर करेंगे। अब हम अपना ध्यान 2 महान शासकों पर लाते हैं, राणा कुंभा और राणा सांगा। दोनों ने अपनी जीतों से इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, लेकिन अपनी विरासत को अमर बनाने के उनके तरीके एक दूसरे से काफी अलग थे। एक तरफ थे राणा कुंभा, जिन्होंने अपनी जीत को पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उन्होंने चित्तौड़ में शानदार विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी उनकी जीत का सबूत बनकर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ थे राणा सांगा, जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, जैसा कि 1518 में खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोधी पर उनकी जबरदस्त जीत से दिखता है। तो मतलब एक की विरासत कला में जिंदा है, तो दूसरे की कहानी आज भी युद्ध के मैदानों में गूंजती। किसी भी राजवंश की पहचान सिर्फ उसकी लड़ाइयों और इमारतों से नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक जड़ों से भी होती है। सिसोदिया वंश की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र थीं उनकी कुल देवी बाण माता। वो सिर्फ एक देवी नहीं थीं, बल्कि पूरे वंश की रक्षक और प्रेरणा थीं। जंग में जाने से पहले हो या कोई भी अच्छा काम शुरू करना हो, उनका आशीर्वाद लेना इस वंश की अटूट आस्था को दिखाता था। तो आखिर में सवाल यही है, स्मारक और युद्ध, ये दोनों मिलकर एक वंश की कहानी कैसे सुनाते हैं? एक विजय स्तंभ और एक निर्णायक लड़ाई, ये दोनों एक ही विरासत के 2 अलग-अलग चेहरे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को आखिर याद कैसे रखा जाता है और कौन सी चीज़ किसी राजवंश को सच में अमर बना देती है।